वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, सो दिस इज द आइडियल पेपर जो आपका आएगा। 15 मार्क पहले रहेगा, इट इज एमसीक्यू, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव रहेगा 35 मार्क का। सेम क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, हैव टू रिक्वायर आंसर एनी ऑफ द 2 फ्रॉम द 3 क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में एक छोटा सा गलती हुआ है। ठीक है, दिस सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज 5,60,000, दिस शुड हैव बीन कंट्रीब्यूशन एंड फिक्स्ड कॉस्ट जो थे यहाँ पे 3 लाख के थे, तो 5,60,000 का कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट 3 लाख, यू गेट EBIT ऑफ 2,60,000। दोज हैव अटेम्प्टेड दिस विल बी गिवन फुल मार्क्स। तुमको वो एक मैं ऐसा दिखाना चाहता था जानबूझ के कि अगर ICAI ने कभी गलती किया तो ग्रेस मार्क्स देते, इसलिए मैंने जानबूझ के गलती किया है यहाँ पे। दिस वॉज अ टू गुड क्वेश्चन। कंपल्सरी क्वेश्चन था उसका। हाँ, कौन सा ये वाला? बन गई है। हाँ, तो इसलिए बोला 5 मार्क दिया करके। दिस वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बी वाला थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था। आई होप किया तुम लोगों ने। फिर बाकी के क्वेश्चंस मेरे हिसाब से सेम थे, अलग क्वेश्चन मैंने शायद कोई रखा नहीं था। हाँ, MCQs एक अच्छे थे, अच्छे मतलब लास्ट वाला MCQ अच्छा था बस। मिनिमम लेवल ऑफ सेल्स विच मस्ट बी अटेन टू पे फाइनेंस कॉस्ट। आपका आंसर आपने क्या दिया है इसका? ये आ रहा है, ठीक है, फिर सही है। विल डिस्कस द पेपर आफ्टर वंस इट इज चेक्ड। वी गो टू द न्यू चैप्टर। Please come to page number 49. We start with cost of capital. आपका लेवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर और रेशियो एनालिसिस, ये चारों चैप्टर से क्वेश्चंस आने ही वाले एग्जाम में। ठीक है, तो बोथ द स्टार्टिंग 4 चैप्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, उससे ज़्यादा आया तो तुम्हारी किस्मत, बट मिनिमम 5 मार्क का आएगा। ठीक है, सो वी स्टार्ट विद न्यू चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। प्लीज गिव द हेडिंग इन नोटबुक्स। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नया पेज लेते हैं आज। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, now understand one thing. If a company has to raise funds, if a company has to raise funds for expansion या कोई भी अगर करना है, तो कंपनी के पास सोर्सेस क्या क्या है? सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, बोलो क्या क्या सोर्सेस रह सकते तुम्हारे हिसाब से? इक्विटी आ गया, प्रेफरेंस एंड डेट। दिस इज मेनली 3 sources for a company to raise the funds. Preference मतलब your preference share capital, preference मतलब preference share capital। डेट में तुम्हारे या तो डिबेंचर्स आएंगे, और for that matter there can be long term borrowings, there can be bonds, so on so forth ना। शॉर्ट टर्म हम लोग बात नहीं करेंगे। एक चीज समझ लेना, जब whenever we talk about cost of capital, तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ ये सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। जो शॉर्ट टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है उसके लिए सेपरेट चैप्टर है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, तो वो उसमें आएगा। बट व्हेन आई टॉक अबाउट सोर्सेस ऑफ फाइनेंस आई बेसिकली मीन लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। तो कभी भी डेट में मैं शॉर्ट टर्म बोरिंग डालूंगा नहीं व्हेन आई एम डिस्कसिंग दिस चैप्टर। अब डेट और प्रेफरेंस है तो ठीक है, इक्विटी को मुझे बाइफरकेट करना पड़ेगा इनटू 2 सब पार्ट्स। बता सकते हो क्या रहेगा? Equity will always be bifurcated in the 2 subparts. One will be your equity share capital, equity share capital, and the second one is your retained earnings or reserves and surplus, as the case may be. Retained earnings. अगर आप चेक करोगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डेट, ये तीनों आपके एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ फंड्स है। एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। वाई एक्सटर्नल? बिकॉज आप ये किसी एक्सटर्नल सोर्स से लेते हो। when you issue preference shares you issue it to a different person, when you issue equity shares you issue to a person who is external to the company, you take debt from a person which is external to the company. So ये आपके external sources of finance है।
but your retained earnings is a internal source of finance. What is retained earnings? वैसे होता क्या है retained earnings? Profits which are not distributed as dividend, but ऐसा बोला था अपना वैल्यू कम होता है, इसलिए अपन एकदम ऐसा सोफिस्टिकेटेड टर्म यूज करते हैं. प्रॉफिट्स, ये हटना, प्रॉफिट्स प्लाउड बैक. प्लाउ का मतलब मालूम? खेत में वापस. तो जो प्रॉफिट कंपनी कमाती है, दैट कंपनी invests those profit back into the business, that is called as retained earnings or profits plowed back. ठीक है, तो ये retained earnings आपके internal sources of finance है. ओके, सो कंपनी के पास मेजरली ये 4 सोर्सेस है फंड्स रेज करने का. अब एक बार अगर सोर्स ऑफ फाइनेंस समझ जाते हैं तो देन आई कम अप टू द नेम ऑफ द चैप्टर, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. क्या लगता है क्या रहेगा ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल? कोई आइडिया? वाओ, सी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये मैं 2 तरीके से बोल सकता हूं. पहले मैं बात करता हूं इंग्लिश की. इंग्लिश इन इंग्लिश इट इज वेरी इजी. कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज एक्सपेक्टेशंस ऑफ द स्टेक होल्डर्स. एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. बात खत्म, इतना ही है. अच्छा, इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन स्टेक होल्डर एंड अ शेयर होल्डर? इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन स्टेक होल्डर एंड अ शेयर होल्डर? स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में कोई फर्क है क्या? क्या फर्क है? नहीं. शेयर होल्डर्स मतलब बेसिकली योर इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. व्हेन आई टॉक अबाउट स्टेक होल्डर्स, आई इंक्लूड इक्विटी, प्रेफरेंस एंड ऑल्सो दोज हु हैव इन्वेस्टेड इन द बॉन्ड्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी. उसको अपन डिबेंचर होल्डर बोलते हैं. तो डिबेंचर होल्डर प्लस शेयर होल्डर दोनों को मिला के अपन बोलते हैं स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के बिजनेस में इंटरेस्टेड हो. गवर्नमेंट इज योर स्टेक होल्डर, इन्वेस्टर्स आर योर स्टेक होल्डर, डिबेंचर होल्डर्स आर योर स्टेक होल्डर्स. सो ये स्टेक होल्डर्स का एक्सपेक्टेशंस, ये स्टेक होल्डर्स को मैं बोलता हूं, आई कॉल दीज स्टेक होल्डर्स एज प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस. प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस. बहुत सिंपल एग्जांपल, लेट अस से मैंने इसको लोन दिया 10 लाख का एट 6% इंटरेस्ट रेट. आई गिव लोन टू हिम, मतलब आई एम अ प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस. What do I expect from him? Obviously interest at what percentage? 6%. So as 6% is called as cost of capital. तो वैसे ही अगर ये स्टेक होल्डर्स किसी कंपनी को फंड्स प्रोवाइड करते हैं तो स्टेक होल्डर्स का क्या एक्सपेक्टेशन होता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल. Similarly, when you invest in a company's preference dividend, let us say you invest in a 10% preference share capital of the company, what is your expectation as the stakeholder? जब तुम 10% preference, you require 10% preference dividend. Similarly, when you invest in 8% equity share capital, what is your expectation? Thank you very much. Equity कभी भी फिक्स्ड होता नहीं है. तो इक्विटी में एक शेयर होल्डर का जो एक्सपेक्टेशन रहता है वो रहता है डिविडेंड, बट वो डिविडेंड फिक्स नहीं रहता है. तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब मैं एक इक्विटी होल्डर की बात करूं तो निकालना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अब जब मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि रिलायंस शुड गिव मी डिविडेंड एट 15%, whereas your expectation might be 20%. So expectation when you invest in the shares of a company, equity shares of a company, depends from the perception to perception of a person. ऐसा कोई फिक्स डीए नहीं है कि भाई मेरे को इतना ही चाहिए तो कंपनी इतना ही देगा. तो एक चीज क्लियर कर देना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स एंड नॉट द एक्चुअल रिटर्न विच द कंपनी गिव्स यू. प्लीज अडर एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड नॉट द एक्चुअल रिटर्न, not the actual return which company gives you, which the company
गिव्स यू। इंग्लिश इज ओवर। अब इसको जब मैथ्स में लिखने जाएंगे तुम लोग ऐसा ऐसा करने वाले। इंग्लिश में बहुत आसान है। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स। खत्म। मैथ्स आया के डी के ई के पी के आर, मस्त मस्त फॉर्मूलाज है। ठीक है, अब सुन लेना। ये जो इक्विटी है, इक्विटी शेयर कैपिटल, इसका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है अपन उसको बोलते हैं केई। केई दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। जो रिटेन अर्निंग्स होता है उसको बोलते हैं के आर, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है उसको बोलते हैं केपी। और कॉस्ट ऑफ डेट को क्या बोलते रहेंगे? अरे शाबाश। तो के का मतलब क्या? के का मतलब कॉस्ट, और कॉस्ट तो सी से होता है ना। हाँ, उन्होंने के रखा है, तुमको कुछ और यूज करना है यूज करो, नो वन विल फॉलो यू। पहले से दिया है, पूछो मत वो के का लॉजिक क्या है, मेरे को भी नहीं मालूम। उन्होंने बोला है तो बोला है, खत्म। इंग्लिश खराब थी इसलिए उन्होंने वो इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट किया ना। इंग्लिश में बोल सकते थे आराम से, बट नहीं, अपने को तो खुजली है। बोलो क्या लगता है आउट ऑफ ऑल दीज रिटर्न अर्निंग्स तो छोड़ दो, ये कुछ इतना यूज का नहीं है। यूज का नहीं मतलब अभी जो मैं बोल रहा हूं उसके लिए, बट बिटवीन प्रेफरेंस इक्विटी शेयर कैपिटल एंड डेट, वेयर डू यू थिंक रिस्क विल बी मोर? किसके लिए? स्टेक होल्डर के लिए। जाहिर सी बात है इक्विटी में स्टेक होल्डर के लिए रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। एक, वहां पे पेमेंट फिक्स नहीं होता है। दूसरा, लिक्विडेशन जब होता है कंपनी का तब जो बचा वो इनका, मतलब पहले सबको बांटेंगे बाद में इसको कुछ मिलेगा। रिस्क कहां सबसे कम होता है? डेट में सबसे कम होता है। क्यों? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कंपनी के पास एक हाथ चॉइस है कि कंपनी अगर प्रेफरेंस डिविडेंड डिक्लेयर नहीं भी किया एक पर्टिकुलर ईयर के लिए चलेगा, हाँ, बट जब अगले साल कंपनी जाएगी तो पिछले साल का डिविडेंड उसको क्लियर करना पड़ेगा। बट क्या तुम बैंक को बोल सकते हो बैंक मैं इस साल लोन इंटरेस्ट नहीं दूंगा तेरे को, अगले साल ऐसा बोल सकते हैं क्या तुम लोग? नहीं। सो अगर मैं ऑर्डर के हिसाब से जाऊं, दिस इज मोस्ट रिस्की एंड दिस इज द लीस्ट रिस्की कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब यहां पे मोस्ट रिस्की इज इक्विटी एंड लीस्ट रिस्की इज डेट। तो प्लीज टेल मी, अगर मैं यहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करूं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल माने क्या? एक्सपेक्टेशन। तो टेल मी, इफ यू आर टेकिंग मोर रिस्क इन इक्विटी, योर एक्सपेक्टेशन विल बी मोर और विल एक्सपेक्टेशन बी लेस? मोर एक्सपेक्टेशन। सो यहां पे कॉस्ट विल बी मोर कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड डेट में इट विल बी लेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तुम सीए में रिस्क बहुत ले रहे हो, तो यू एक्सपेक्ट अ हायर रिटर्न। एक्चुअल रिटर्न समझेगा कुछ टाइम के बाद। अरे एक्चुअल कैन बी मच हायर देन द एक्सपेक्टेशन ना। तुम लोग अगर नेगेटिव रहते तो मेरी क्या गलती है उसमें? ठीक है, सो दिस इज मेजरली द डिस्कशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो रेलेवेंट था थियोरी समझने के लिए वो ये था। अब एक एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिराइव कैसे किया जाता है, मतलब इसको मैथमेटिक्स में कैसे एक्सप्रेस करता हूं, तो अपने को करना है, करेंगे। इंट्रोडक्शन घर जाके पढ़ लेना, ठीक है। वी कम अप टू फर्स्ट डेट। डेट के पहले मैंने क्या लिखा है? लॉन्ग टर्म डेट। तो इंपॉर्टेंट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के पूरे चैप्टर में, अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स दिखे उसको प्लेनली इग्नोर करना। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कुछ भी नहीं होते, होते हैं बट इसके लिए रिलेवेंट नहीं है। भैया इतना लिखा है ना, मैंने नहीं लिखा है, इंस्टीट्यूट ने लिखा है, मैंने बस छापा है। छापा मतलब थोड़े आसान शब्दों में छापा है। कॉस्ट ऑफ डेट देखना कितना है आयुष। क्या क्या यार? हाँ, नहीं ये टेबल नहीं मिलेगा। ये तुझको लगता है इंस्टीट्यूट ऐसा वर्ड यूज करेगा तुक्का करके? तो साला 10 पेज का तो यही है। हाँ, एंड जाहिर सी बात है कॉस्ट ऑफ डेट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, इसलिए इतना है। चलो
नोटबुक का पढ़ेंगे अपन, तुम पहले हेडिंग तो दे दो, कॉस्ट ऑफ डेट। केडी। ओ माते, थोड़ा आगे रखने ना बैग को, कितना कष्ट ले रही है तू। Cost of debt. Now, sorry, I'm going to teach you something which is very ridiculous. Debt can be irredeemable. Irredeemable या perpetual. मतलब क्या, इसका प्रिंसिपल अमाउंट कभी भी वापस किया जाएगा नहीं। इररिडेमेबल डेट का मतलब क्या, प्रिंसिपल नेवर रीपेएबल। इंटरेस्ट मिलेगा ना, प्रिंसिपल अमाउंट नेवर रीपेएबल। दिस इज किधर से आया ये पूछने का नहीं, मेरे को भी नहीं मालूम। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी कैन नॉट इशू इररिडीमेबल डिबेंचर्स। द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ डिबेंचर्स इज हाउ मच, जो ने पढ़ा है 10 ईयर्स। 10 साल से ज्यादा कंपनी कभी भी डेट इशू कर सकती नहीं है। बट इधर अपन करेंगे और क्वेश्चंस भी आएंगे। हाँ, एक सेम सिलेबस इंटर, इन वन पेपर यू आर लर्निंग नो इररिडीमेबल डेट, इन वन पेपर यू आर लर्निंग इररिडीमेबल डेट, इट्स ओके। आईसीआई इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन, प्लीज वो मान के चलो। रिडीमेबल मतलब प्रिंसिपल में वापस दिया जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट रीपेएबल। अभी जो प्रिंसिपल अमाउंट रीपे होता है ये दो तरीके से हो सकता है। आइदर योर प्रिंसिपल अमाउंट कैन बी रीपेड इन लमसम। लमसम मतलब क्या, 5 साल का डिबेंचर इशू किया तुम लोगों ने, 5 साल बाद ही प्रिंसिपल अमाउंट रीपे किया जाएगा। सो द प्रिंसिपल अमाउंट कैन बी रीपेड इन लमसम और द प्रिंसिपल अमाउंट कैन बी रीपेड इन इंस्टॉलमेंट बेसिस। हर साल कुछ ना कुछ प्रिंसिपल रीपे होगा। अब इसके लिए फॉर्मूला है, इसके लिए फॉर्मूला है, इसके लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो समझ जाओ, तुमको ये एग्जाम में आने के पूरे, ये भी आते हैं बट ये आया तो थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला नहीं तो थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो तुक्का जो है ना, तुक्का इधर ही मारना है। अब फर्स्ट वी अंडरस्टैंड इररिडीमेबल और परपेचुअल डेट। अब इसके लिए मैं फिर से नहीं लिख रहा हूं, इधर दिया है ऑलरेडी एग्जांपल। पेज नंबर बोलो रे, ठीक है। इररिडीमेबल डेट का मतलब लिखा है वहां पे, करो। चलो, देयर इज अ सिंपल एग्जांपल। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, इट इश्यूज परपेचुअल डिबेंचर्स कैरिंग इंटरेस्ट रेट एट 12% पर एनम अमाउंटिंग टू ₹10 लाख। तो 10 लाख का कंपनी ने डिबेंचर इशू किया है जिसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो कितना परसेंट है, 12% है, और ये परपेचुअल है। परपेचुअल मतलब क्या, इसका कभी भी प्रिंसिपल वापस किया जाएगा नहीं। तो टेल मी वन थिंग, इज दिस कंपनी एक्स लिमिटेड ऑब्लिगेटेड टू पे 10 लाख रुपीज बैक टू द इन्वेस्टर? नहीं। तो व्हाट द कंपनी इज ऑब्लिगेटेड टू डू, जस्ट टू पे द इंटरेस्ट। सो अगर तुमको मालूम है, इफ यू आर गिविंग लोन टू दिस पर्टिकुलर कंपनी दैट इज एक्स लिमिटेड, you know that you once give 10 lakh rupees so that company will never get the 10 lakh rupees back, तो तुम तुम्हारे एक्सपेक्टेशन में वो 10 लाख रखोगे ही नहीं। तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे, भाई 10 लाख के ऊपर 12% इंटरेस्ट दे, काम खत्म। सो देयरफॉर योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%, स्टोरी ओवर, सिंपल, खत्म। एक्स लिमिटेड इज ऑब्लिगेटेड टू पे इंटरेस्ट ऑफ 1,20,000 एंड वो इंटरेस्ट उसको पे करना है ऑन 10 लाख रुपीज। सो इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्यूट फॉर्मूला, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स इनटू 100, 12% आता है वो, 12%, समझा ना। सीए में वालों को जोर जोर से पढ़ना पड़ता है ये, ठीक है। तुम थोड़े होशियार है ऐसा लग रहा है मेरे को, ठीक है। 12% जो है इट इज योर इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज एक्सपेक्टेशन ऑफ द, जो भी ये पर्सन दे रहा है। अब जिन्होंने इनकम टैक्स पढ़ा है उन्होंने क्लाइंट चीज पढ़ा रहेगा। इनफैक्ट मैंने भी लेवरेज टॉपिक में पढ़ाया था कि जब आप इंटरेस्ट पे करते हो, जब वेन कंपनी पेज इंटरेस्ट, ये बाय द वे ये इंटरेस्ट कंपनी पे करेगा, मालूम है ना। हाँ, वेन कंपनी पेज इंटरेस्ट, कंपनी इज अलाउड टू क्लेम डिडक्शन ऑफ दिस इंटरेस्ट। मतलब क्या, चेक करो, मैंने ऐसा टेबल वहां पे भी बनाया रहेगा।
प्रॉफिट्स बिफोर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट, दोनों केसेस में, केस 1 कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, केस 2 1,20,000 का इंटरेस्ट है। डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट से पहले के प्रॉफिट दोनों के पास 6 लाख है, मतलब थोड़ा क्या ईबीआईटी है। उसमें से इंटरेस्ट माइनस होगा सिर्फ केस 2 में जहां पे एक्चुअल में इंटरेस्ट पे किया जा रहा है। सो पीबीटी जो है यहां पे 6 लाख का आया, यहां पे 4,80,000 का आया। इसके ऊपर 30% टैक्स रेट 1,80,000 एंड यहां पे 1,44,000 एंड देयरफॉर प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स यहां पे 4,20,000 और यहां पे 3,36,000। एक चीज देख लो, अगर एक कंपनी इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर रही है तो चेक करना उसने टैक्स कितना सेव किया है। व्हाट इज द सेविंग इन टैक्स? सो व्हेन देयर इज टैक्स, two things will happen. One, a company has to pay the interest. तो इंटरेस्ट बाहर जा रहा है बट टैक्स सेव हो रहा है, मतलब टैक्स का इनफ्लो हो रहा है। इंटरेस्ट आउटफ्लो, टैक्स इनफ्लो। ऑन टॉप ऑफ द पेज प्लीज ऐड ऑन वन लाइन, कैश आउटफ्लो अवॉइडेड, कैश आउटफ्लो अवॉइडेड इज, ये हटना, इज सेम एज कैश इनफ्लो। कैश आउटफ्लो अवॉइडेड इज सेम एज कैश इनफ्लो। तो अगर कंपनी 36,000 का टैक्स सेव कर रहा है, मतलब कंपनी ने उतना इनफ्लो आया है कंपनी को। वो 36 कैसे आया? 1,20,000 का इंटरेस्ट था, यस और नो? टैक्स रेट कितना है? तो 1,20,000 का 30% करोगे 36,000 ही आएगा। द टैक्स सेविंग इज व्हाट? 1,20,000 का इंटरेस्ट इंटू 30%। तो एक हाथ से 1,20,000 दे, दूसरे हाथ से 36,000 का डिडक्शन ले, तो कंपनी के लिए नेट बेसिस पे कॉस्ट कितना हुआ? सिर्फ और सिर्फ 84,000। कैसे 84,000? 1,20,000 माइनस 36,000। 1,20,000 का पेमेंट दो, 36,000 का टैक्स सेविंग क्लेम करो। यही टैक्स सेविंग को, टैक्स सेविंग हुआ तो वैल्यू कम होता है, तो अपन इसको बोलते हैं टैक्स शील्ड। टैक्स शील्ड, शील्ड, शील्ड का नाम था, शील्ड सेविंग। ठीक है, अब एक चीज प्लीज चेक करना, इंटरेस्ट कितना पे कर रहे तुम लोग? अरे इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं? अब मैं ना यहां पे कुछ लिख रहा हूं, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी, टी इज व्हाट? टैक्स रेट। सो 1 माइनस टैक्स रेट कितना है? तो अगर इसको सॉल्व करोगे प्लीज चेक करना, आपका अमाउंट 84,000 आएगा। सो 84,000 कैसा आ सकता है? 1,20,000 माइनस 36, या तो पूरा एक ऐसा करो या तो सिंपल फॉर्मूला लगा दो, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी, वेयर टी इज व्हाट? टैक्स रेट। So the 84,000 can be derived from interest into 1 minus, that is 84,000. तो अब अगर मैं ये दोनों एग्जांपल्स को मर्ज करूं और नया एग्जांपल लिखो यहां पे, एक्स लिमिटेड इश्यूड परपेचुअल डिबेंचर्स कैरिंग इंटरेस्ट एट 12% per annum amounting to 10 lakh rupees, the company earns profit of 6 lakh and the tax rate is 30%. तो सबसे पहली बात, यहां पे इंटरेस्ट कंपनी को पे करना है कितना? 1,20,000, बट बिकॉज द क्वेश्चन गिव्स यू टैक्स रेट, तो ये इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी करेंगे और बोलेंगे भाई कंपनी को तो इंटरेस्ट का कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 84,000 पड़ रहा है। तो इसीलिए चेक करना, जो मेरा ऊपर का फॉर्मूला है वो थोड़ा बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? इट विल बी इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स into 100 if you want it in percentage. So interest is 1,20,000, tax is 30%, so 1 minus 0.3 divided by amount of debentures are 10 lakh into 100. If you do, you will get 8.4%. 8.4%. अब एक चीज जहां पे मस्त माती खाते, 1,20,000 इंटू 30% करेंगे, गया। Please, it is not interest into tax, it is interest into 1 minus tax. Don't do interest into tax. कुछ तो अलग आएगा तुम्हारे, विचित्र ही आंसर आएगा।
3.6 आएगा तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। अच्छा तुमने लिखा ना क्या? क्या? ऑलरेडी लिखा था ना नीचे, फिर से लिखा तुम लोगों ने? इट्स ओके, आपने भी तो लिखा। मेरे को लिखना पड़ता है, टीचर है। अब सुनो, सो ऐसे करके कॉस्ट क्या आ गया? 8.4% आ गया। अब मैं बोला फिर से अपना वैल्यू कम होता है, अगर हम इसको इंटरेस्ट बोले वैल्यू कम होता है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? कूपन रेट। कूपन, कूपन मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज नथिंग बट कूपन ओनली। ठीक है, कूपन रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1 - 3 डिवाइड बाई नेट प्रोसीड्स इंटू 100। ये अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स को अपन बोलेंगे नेट प्रोसीड्स। सो तुम जो लिख रहे हो वहां पे, जो तुमने नोटबुक में बनाया है, ये फटाफट से तुम समरी के लिए रेफर कर सकते हो। सो केडी का वहां पे लिखो फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ डेट विच इज इररिडीमेबल, केडी इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट इंटू 1 - t डिवाइडेड बाय एनपी मतलब नेट प्रोसीड्स इंटू 100। एनपी इज व्हाट? नेट proceeds. 90% of the times tax rate will be given in the question, so interest into 1 - t ही आएगा हमेशा। बाकी 10% मतलब 10% में टैक्स नहीं आएगा, खत्म। तो उस केस में अगर टैक्स नहीं आया तो 1 - 0 दैट इज 1, तो इंटरेस्ट ही आएगा, जो पहला वाला फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट डिस्कशन, हेडिंग दे दो प्लीज, फ्लोटेशन कॉस्ट। दिस इज अ गुड कॉन्सेप्ट, प्लीज अंडरस्टैंड फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट, this refers to the costs associated with raising of finance. Cost associated with raising of finance. मतलब जब एक कंपनी कोई भी सोर्सेस ऑफ फाइनेंस रेज करती है, कंपनी को कुछ कॉस्ट इनकर करने पड़ते हैं। क्या क्या कॉस्ट हो सकते हैं? 100% यू वुड हैव हर्ड दिस, ब्रोकरेज। तुमने 100% शायद नहीं, 100 नहीं, थोड़ा थोड़ा सुना रहेगा। अंडर राइटिंग कमीशन, क्या फॉर्म में? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस सुना है क्या? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वही बस हाँ हो गया। टाइम पास कॉस्ट, ऐसे कॉस्ट जो कंपनी को इनकर करने पड़ते हैं व्हेन इट इश्यूज एनी ऑफ द सिक्योरिटीज, डेट, प्रेफरेंस और इक्विटी, इसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। दिस इज कॉल्ड एज फ्लोटेशन कॉस्ट। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन अ कंपनी इनकर्स दिस फ्लोटेशन कॉस्ट? मैं बोलता हूं, कंटिन्यूइंग आवर एग्जांपल, एक्स लिमिटेड issues rupees 10 lakhs perpetual debentures, issues rupees 10 lakhs perpetual debentures at the rate of 12%, tax rate is 30%, flotation costs are 20,000. Flotation costs are 20,000. Find cost of debt. सबसे पहले when you go on to solve this, एक चीज समझ लेना, इंटरेस्ट या ये लिख लेना इन गोल्डन, नहीं गोल्डन कलर नहीं रहेगा तुम्हारा, लिखो जो कलर है वो, 30%। इंटरेस्ट is always calculated on face value
इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. सो यहां पे इंटरेस्ट कितना होगा बोलो. व्हाट विल द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट? 10 लाख रुपीज इंटू 12%, 1,20,000. बट बिकॉज क्वेश्चन में टैक्स है तो आई हैव टू टेक इंटरेस्ट पोस्ट टैक्स शील्ड. तो इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी, 1,20,000 इंटू 1 माइनस 0.30, दैट कम्स आउट टू ए टैक्स रेट 20% है ना, लास्ट के जैसे कैसे आएगा 30% वाला वैल्यू? वो 20 दिख रहा है सर, देखो वो 2 दिख रहा है, वो करके बोला सर, वो 2 दिखा, वो ठीक कर दो ना थोड़ा. अभी ठीक है. अक्षर से खुद को परिचित करो. झेलना है तुमको, मेरे को और झेलना है. तो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट आई राइट. अगर नहीं समझा तो पूछ, जैसे उसने पूछा. तो वो कितना है? ठीक है. तो 84,000 जो है वो वो 84,000 जो है वो आपका इंटरेस्ट पोस्ट टैक्स है. ठीक है. अब नेट प्रोसीड्स का एक मस्त फॉर्मूला है. नेट प्रोसीड्स इज इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट. कंपनी ने डिबेंचर्स कितने इशू किए? 10 लाख इशू किए. 10 लाख कंपनी ने इशू किए, 10 लाख का पैसा आया, बट कंपनी को 20,000 का एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है. तो नेट प्रोसीड्स, नेट पैसा या डिबेंचर्स इशू करके कंपनी को कितना आया? 9,80,000. द नेट अमाउंट विच द कंपनी रिसीव्स इज 9 लाख. यार एक तो ये साथ नहीं दे रहा है. 80,000 और बोल. सो केडी इज इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स इंटू 100. अगर आपको ये फॉर्मूला हार्ड लग रहा है तो आगे रुक जाइए, आपकी जिंदगी अभी चालू हुई है. लर्न हो जाएगा. रे क्या है, मेरे को है तो तुमको भी होगा. 84,000 डिवाइड बाय 9,80,000 इंटू 100. सो टेल मी हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ डेट? 8.57%. 8.57%. This is your cost of debt. तो आपकी केडी का ये फॉर्मूला है इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स. नेट प्रोसीड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट. इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट इज द नेट प्रोसीड्स. अब नेक्स्ट डिस्कशन जो बहुत ही बढ़िया है, इशू प्राइस. गिव द हेडिंग इशू प्राइस. तुमने फाउंडेशन में सीखा रहेगा अ कंपनी कैन इशू शेयर्स, इशू डिबेंचर्स एट पार, प्रीमियम एज वेल एज डिस्काउंट. सो ये इशू प्राइस है, हटना. इशू प्राइस तो पार होगा या तो प्रीमियम हो सकता है, और एल्स इट कैन बी एट डिस्काउंट ऑल्सो. ये पार मतलब क्या? कॉस्ट प्राइस नहीं, एट फेस वैल्यू. प्रीमियम इज फेस वैल्यू प्लस समथिंग एंड डिस्काउंट इज फेस वैल्यू माइनस समथिंग. ये वो डॉट डॉट है, जो भी रहेगा, परसेंटेज जो भी है. अब कुछ एग्जाम हिंट्स लिखो वहां पे. पहला हिंट ऑलरेडी लिख दिया, बट फिर से लिखो. इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. सेकंड, प्रीमियम और डिस्काउंट अगर परसेंटेज में दिया हो आपको 2% प्रीमियम 1% डिस्काउंट, तो परसेंट किसका लेंगे? प्रीमियम और डिस्काउंट विल ऑलवेज बी ऑन फेस वैल्यू ओनली.
will always be on face value. So if the question says face value is 100 rupees of debentures, company issued at a premium of 2%, तो 100 का 2% लेंगे आप, that is 102 will be the issue price. तीसरा, फ्लोटेशन कॉस्ट. फ्लोटेशन कॉस्ट अगर परसेंटेज में दिया हो, विल ऑलवेज बी, बोलो, ऑन इशू प्राइस. इंटरेस्ट फेस वैल्यू, प्रीमियम डिस्काउंट फेस वैल्यू, फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा रहेगा एज अ परसेंटेज ऑफ इशू प्राइस. Take up a question for your practice. X Limited issued 10,000 debentures of rupees 100 each at 6% premium. At 6% premium. Flotation cost is 3%. Tax rate is 30%. Coupon rate on debentures is 15%. Calculate KD. Calculate cost of debt. क्या कुछ लगा रहा है? We make live MCQs. और दो अलग आंसर प्लीज.
है तो 10 से 8 के बीच वो तुक्का वाला नहीं रे, वो तुक्का अलग है। टेन पॉइंट एट टू 10.82 ओके। दादा ऐसे ही, मेरे को नहीं मालूम आंसर, डरो मत। सबसे पहले नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने थे कंपनी के पास? एक सेकंड रुक जाओ। नंबर ऑफ डिबेंचर्स वर 10,000। फेस वैल्यू कितना था? सो टोटल फेस वैल्यू वाज 10 लाख। ठीक है, इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी चार्ज ऑन फेस वैल्यू। सो 10 लाख का 15% आपका इंटरेस्ट रहेगा 1.5 लाख का। अपने को न्यूमरेटर में चाहिए इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी। सो ये हटना, दो मिनट का मौन धारण करेंगे अपन। हो गया, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी, 1.5 लाख इंटू 1 माइनस 0.30। सो न्यूमरेटर कितना है? 1,05,000। हाँ अरे, तो पहले ये 10 पॉइंट कुछ तो बोला था ना। इंटरेस्ट टू 1 माइनस टी इज 1,05,000। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन जाते हैं नेट प्रोसीड्स पे। नेट प्रोसीड्स में आपको लिख के दिया इट इज इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। फर्स्ट लेट अस चेक इशू प्राइस कैसे आया है। कंपनी ने बोला है कि द इशू डिबेंचर्स आर इशूड एट 6% प्रीमियम। सो इशू प्राइस कैसे निकालेंगे? अगर प्रीमियम पे तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो आपका फेस वैल्यू था टोटल 10 लाख का, योर फेस वैल्यू वॉज 10 लाख। इसका 6% अगर आप करोगे तो कितना आता है? 10,60,000। और फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो 2% है, और यहां पे आपको लिख के दिया है ओके 3%। फ्लोटेशन कॉस्ट विल ऑलवेज बी ऑन इशू प्राइस। सो फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो 10,60,000 का 2% रहेगा। कितना आता है वो? 2% क्यों पकड़ रहा हूं मैं बार बार? 3%, 31,800। So therefore your net proceeds will be 10,60,000 minus 31,800, that is 10,28,200. Now KD is interest into 1 minus T divided by net proceeds into 100. इंटरनेट करेंगे आपको परसेंटेज में आएगा। सो इंटरेस्ट इंटू 1 minus T is 1,05,000. योर नेट प्रोसीड्स आर 10,28,200 इंटू 100। कितना आता है ये? 10.21% पर एनम। तो 10.21% इज योर कॉस्ट ऑफ डेट। 8 पॉइंट कैसे आया? टैक्स रेट गलत। अरे ये अक्षर ठीक है रे, 30% दिख रहा है अभी वो। तेरा 10.8 क्यों आया? इशू प्राइस प्लस फ्लोटेशन कॉस्ट। एक बात ध्यान रखो, फ्लोटेशन कॉस्ट आप पे करते हो तो एक तरफ से आपको डिवेंचर्स इशू करने में पैसा आता है एंड दूसरी तरफ से यू आर गिविंग मनी बैक टू जिसको भी पैसा देना है फ्लोटेशन कॉस्ट का। तो इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट विल बी नेट प्रोसीड्स। अब ये जो मैंने किया है ये था टोटलिटी अप्रोच। टोटलिटी मतलब क्या? मैंने ये सारे डिबेंचर्स के लिए किया है। अब तुम या तो टोटलिटी बेसिस पे लो या पर डिबेंचर करो, योर आंसर विल कम एट सेम ओनली। एग्जाम में मैं क्या रिकमेंड करूंगा? ये वाला पर डिबेंचर। वाई? टाइम बच जाता है। पर डिबेंचर का मतलब क्या? देख फेस वैल्यू कितना है? 100 है। तो टेल मी, एक डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 हुआ तो एक डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट कितना होगा?
100 इंटू 15%, दैट इज 15। तो इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी कितना होगा? 15 इंटू 1 माइनस 0.3, दैट इज 10.5। ठीक है, नेक्स्ट, नेट प्रोसीड्स इज इक्वल्स टू इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। इशू प्राइस इज फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, बिकॉज डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम। तो फेस वैल्यू 100 है, इशू प्राइस 6% है, तो ये आपका 106 आएगा। फ्लोटेशन कॉस्ट इज इशू प्राइस का 3%, कितना था फ्लोटेशन कॉस्ट? 3.18। सो योर नेट प्रोसीड्स इज 106 माइनस 3.18, दैट इज 10 ए प्लस नहीं करना है, 102.82। So now if you put in the formula, your interest into 1 minus t divided by net proceeds into 100। इंटरेस्ट आपने ऊपर निकाला इंटू 1 माइनस टी 10.5, नीचे नेट प्रोसीड्स आपने निकाला है 102.82 इंटू 100, सो इट विल एग्जैक्टली कम एट 10.21% ओनली। ये कंपेरेटिवली आसान है, टाइम सेव होता है इसमें। इसमें भी आप कर सकते हो, चलेगा, बट अगर कोई क्वेश्चन ने बोला 1 मिलियन डिबेंचर्स, आधा टाइम उसमें जाएगा। 1 मिलियन मतलब 1 लाख की 10 लाख। हाँ, बट वो एग्जाम में याद नहीं आता है। ठीक है, सो व्हाट आई रिकमेंड इन द एग्जाम इज टू डू इट ऑन पर डिबेंचर बेसिस। अगर एक डिबेंचर के लिए वही है, सारे डिबेंचर के लिए वैसे ही होगा। इट कैन नॉट बी दैट अलग अलग डिबेंचर का अलग अलग कॉस्ट रहेगा। ठीक है, सो 10.21% इज योर कॉस्ट ऑफ डेट। तो आपका फाइनल फॉर्मूला जो होता है, इट इज इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100, जो ऊपर तुम लोगों ने लिखा है एनपी। एक काम करो, ऐसा अच्छा लगता है तो लिखो एनपी इज इक्वल्स टू इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। दो चीजें ध्यान रखना, इशू प्राइस कैन बी पार प्रीमियम डिस्काउंट। प्रीमियम और डिस्काउंट हमेशा फेस वैल्यू का लेना, और फ्लोटेशन कॉस्ट इज अ परसेंटेज ऑफ इशू प्राइस, तो वो हमेशा इशू प्राइस के ऊपर कंसिडर करना। अब एक पॉइंट है जहां मैं तुमको बोला था कि या तो तुम टोटल बेसिस पे करो या तो इंडिविजुअल पे करो, बट कभी कभी टोटल बेसिस पे करना भी बेनिफिशियल होता है। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बताता हूं। यहां पे फ्लोटेशन कॉस्ट मुझे बताओ, आपको परसेंटेज में दिया था 3%। तो whenever flotation cost is given in percentage, always prefer the second method, that is per debenture. But sometimes examiner can be brutal. How? I'll show you. Question लिखो, X Limited issued same 10,000 debentures, पूरा सेम नहीं रखूंगा, थोड़ा चेंज करूंगा ना मैं, of ₹100 each at 3% discount. Flotation cost per debenture, हरामी एग्जामिनर, इज इक्वल्स टू 200। ये बहुत हो गया, 2। फ्लोटेशन कॉस्ट पर डिबेंचर इज 2 रुपीज। फ्लोटेशन कॉस्ट पर डिबेंचर इज 2 रुपीज। टैक्स रेट इज 45%। कूपन रेट इज 9.75%। ये वो 7 है, दिख रहा है ना, 9.75%। कैलकुलेट केडी। अब यहां पे प्लीज टोटलिटी बेसिस पे करना, क्यों? फ्लोटेशन कॉस्ट आपको पर डिबेंचर दिया है, सो यहां पे तुम्हारे पास चॉइस है। तुम क्या कर सकते हो मालूम है क्या? ये 2 डिवाइड बाय 10 lakhs इंटू 100 कितना आता है? 0.0। कृपया करके ऐसा मत करे। इफ यू ट्राई टू कन्वर्ट दिस इन परसेंटेज, तुम्हारा टाइम उधर ही जाएगा। सो वेन एवर द फ्लोटेशन कॉस्ट, बिकॉज ऑफ पर डिपेंड, 10,000 लेना आपने 10 लाख लिया। हाँ ये रुपीज है ना, हाउ कैन यू डिवाइड रुपीज बाय नंबर?
अरे वही बोल रहा हूँ ना, हाउ कैन यू डिवाइड ₹2 बाय नंबर ऑफ डिबेंचर्स? मल्टीप्लाई करेंगे ना, अरे मैं डिवाइड कर, अरे टोटल कॉस्ट मिल जाएगा ना सर उससे हमको। तो इसलिए बोला, इस वही तो बोला टोटलिटी बेसिस पे करना है करके। अरे बट ये तो सिंगल वाले पे भी हो ही जाएगा ना सर। तू कर सिंगल बेसिस पे, ठीक है। प्लीज एक ही उत्तर देना। डिबेंचर्स आर डिस्काउंट। सिक्स फोर फोर ठीक है, ये है 5.644। सर एक्चुअली ये सब अगर आपने पर डिबेंचर फ्लोटिंग कॉस्ट के अलावा अगर आपने फ्लोटेशन कॉस्ट ओवरऑल दिया रहता ना तो फिर टोटलिटी पे करने में रहता था, क्योंकि यहाँ पे आपने जो दिया सिंगल यूनिट में हम कैलकुलेट करके माइनस कर रहे थे, यहाँ पे डायरेक्टली माइनस कर रहे थे। हाँ वही, तो वो तो जल्दी हो गया ना पर यूनिट वाइज। हाँ हाँ, टोटल कॉस्ट अगर दिया है तो भी टोटलिटी पे करना पड़ता है, टोटल हाँ, फ्लोटेशन कॉस्ट दिया रहता अगर है तो। ये डायरेक्टली दिया तो ये सिंगल यूनिट में इजी हो जाएगा उल्टा, इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग इट। बट मैं वही बोल रहा हूँ, जब भी अगर फ्लोटेशन कॉस्ट रुपीज़ में दिया रहा है ना, मेड बी पर डिबेंचर और टोटल, डू इट ऑन टोटलिटी बेसिस, गलत जाने के चांसेस कम है। क्यों? बिकॉज घाई में क्या हो जाता है, हम लोग ये, अगर हम लोग इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने जाएंगे तो एक गलती क्या होगी, वी विल 99% ऑफ द टाइम्स कन्वर्ट इट एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू, बट फ्लोटेशन कॉस्ट इज एज अ परसेंटेज ऑफ इशू प्राइस। सो दैट इज वाई इट इज रिकमेंडेड कि जब भी वो रुपए में दिया जाए, अब टोटलिटी बेसिस पे करो। आ रहा है सबका 5.644? किसी को चला आ रहा है? मैं सॉल्व नहीं कर रहा फिर, अभी सबका सेम है तो मैं क्यों सॉल्व करूं? कि चेक कर, नहीं भरोसा है। 5.644% पर एनम। हाँ भाई, जब एक और चीज लिखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑलवेज पर एनम, COC इज ऑलवेज पर एनम। है क्या? घर जाके पढ़ सकते हो तुम लोग, यही है जो लिखा है, डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। अब ये एक क्वेश्चन है जिसमें अलग अलग एंगल्स कवर्ड है, देख लेना, नीचे सॉल्यूशन के साथ दिया है, तो फिर से सॉल्यूशन मत लिखना है इसका। स्टार लिमिटेड इशूड ₹100 lakhs 12% irredeemable debentures of ₹100 each। ठीक है, तो फेस वैल्यू आपका ₹100 है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट इन द फॉलोइंग केसेस, अज्यूम टैक्स रेट एज 40%। केस ए, डिबेंचर्स आर इशूड एट पार विथ नो फ्लोटेशन कॉस्ट। सबसे आसान है ये। इस केस में मुझे बस इतना बताओ, अच्छा चाहे केस ए, केस बी, केस सी, केस डी, कोई भी केस हो, इंटरेस्ट बदलेगा क्या? नहीं, इंटरेस्ट इंटू 1 - t तो सेम रहेगा। सो आपका फेस वैल्यू है 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज
12% एंड टैक्स रेट इज 40%. सो प्लीज टेल मी आपका इंटरेस्ट कितना होगा? अब इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी 7.2% विल बी योर इंटरेस्ट. 7.2 रुपीज विल बी योर इंटरेस्ट rather than. ठीक है, तो ये तो केस ए, केस बी, केस सी, केस डी कुछ भी चेंज नहीं होगा. चेंज कहां पे आएगा? चेंज आएगा नेट प्रोसीड्स में. तो फर्स्ट केस में डिवेंचर्स आर इशूड एट पार, मतलब व्हाट इज इशू प्राइस? 100. नो फ्लोटेशन कॉस्ट, व्हाट इज नेट प्रोसीड्स? Still 100. So first case it is very simple. The answer is directly 7.2%. Where your interest is 7.2, net proceeds are 100. Next case, debentures are issued at par with 5% flotation cost on issue price. Tell me one thing, what is the issue price in this case? And flotation cost कितना है? Issue price का 5%, तो 100 का 5% will be 5 रुपए. तो आपका नेट प्रोसीड्स कितना होगा? 95. सो इफ यू सी इंटरेस्ट सेम, नेट प्रोसीड्स 95, योर कॉस्ट ऑफ डेट इज 7.58%. केस 3 देखो, डिबेंचर्स आर इशूड एट 10% प्रीमियम. सो व्हाट इज द इशू प्राइस? इशू प्राइस विल बी 110. 100 का 10%. फ्लोटेशन कॉस्ट इसका 5% है, तो इट इज 5.5. सो देयरफॉर योर नेट प्रोसीड्स आर हाउ मच? 104.5. तो आपका इंटरेस्ट सेम रहेगा 7.2, योर नेट प्रोसीड्स आर 104.5. प्लीज चेक इज द COC 6.89. ठीक है, एंड लास्ट केस आपका इशू प्राइस रहेगा 90 रुपीज का, योर फ्लोटेशन कॉस्ट विल बी 4.5, net proceeds will be 85.5. इंटरेस्ट आपका 7.2 रहेगा एंड प्लीज चेक इज योर COC 8.42%. ठीक है, तो दिस इज योर डिस्कशन ऑन KD. अब ये चैप्टर ऐसा है जहां पे ये इंडिविजुअल कॉस्ट के कैलकुलेशंस होने के बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे. अब एग्जाम में इतने आसान क्वेश्चंस आने तो है वाले नहीं. एग्जाम में सी अ कंपनी does not only rely on debentures. There can be a company which relies on debentures, equity shares, preference shares, everything. So in that case, we have to calculate the overall cost of capital. KO. तो वो है आगे, हाँ वैक. तो उसके लिए बहुत आगे पहले अपन ये, हाँ क्वेश्चन 27 जो है यहां से आपका वैक चालू होता है. तो क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 26 इज जस्ट योर कॉन्सेप्ट बिल्डर्स एंड MCQ में अगर गलती से पूछ लिया हो तो. अच्छा, एक लाइन प्लीज वहां पे जहां पे इररिडेबल डिबेंचर्स का डिस्कशन खत्म होता है वहां पे एक लाइन लिख लेना. सिर्फ इररिडेबल के लिए, जिस फॉर कॉमन, सबके लिए लिखाऊंगा बाद में, बट यहाँ पे नीचे एक लाइन लिखना. जगह है क्या? किधर है? मेरे को क्यों नहीं मिल रहा? हाँ है. अच्छा, यहाँ ऊपर लिख लो. राइट डाउन, इफ डिबेंचर्स are issued few years back. If debentures are issued few years back, instead of net proceeds, we will take current market price. Instead of net proceeds, we will take current market price, CMP. कब? अगर डिबेंचर्स हमने 10 साल पहले, 5 साल पहले, 3 साल पहले इशू किए तो नेट प्रोसीड्स के बदले, जहां पे डिनोमिनेटर में NP आता है, वहां पे NP के बदले अपन करंट मार्केट प्राइस कंसिडर करेंगे. ठीक है, कब? ओनली द डिबेंचर्स आर इशूड अ फ्यू इयर्स बैक. इफ इट इज अ फ्रेश इशू ऑफ डिबेंचर्स, देन वी टेक NP. So come to whatever the page number is, first question पे आओ. 68. सॉल्व ऑफ 49 से इतना लिखा है. हाँ नहीं, चालू 49 से हुआ है ना. चलो, लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. 5 years ago
5 साल पहले, यही हिंट है तुम्हारे लिए कि यहां पे तुमको एनपी के बदले क्या लेना है, करंट मार्केट प्राइस और एमपी। केपीएम लिमिटेड इशूड 12% इररिडेमेबल डिबेंचर्स एट 105 रुपीज, मतलब डिबेंचर्स और ओरिजिनल इशूड एट प्रीमियम ₹5 प्रीमियम टू देयर पार वैल्यू, वो भी लिखा है, अरे 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 अरे, ठीक है। हाँ अब सुनो, आगे लिखा है द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द डिबेंचर्स इज 95। तो द मोमेंट सीएमपी इज गिवन इन द क्वेश्चन, दिस लाइन बिकम्स इररिलेवेंट फॉर मी। तुम काटो मत, हाँ, मैं काट रहा हूं, तुम काटो मत। दिस लाइन बिकम्स इररिलेवेंट फॉर मी। If the company pays a corporate tax rate of 35%, what is its current cost of डिबेंचर कैपिटल? सर अगर डिबेंचर्स 5 साल पहले इशू हुए और क्वेश्चन में सीएमपी नहीं दिया है, नहीं दिया है तो एनपी ले लो। अगर तुमको अगर बोला है कि 5 years बैक द डिबेंचर्स आर इशूड एंड द क्वेश्चन इज साइलेंट एज रिगार्ड्स टू द करंट मार्केट प्राइस, इट्स ओके, इग्नोर इट, इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। यहां पे दिया है तो यहां पे विल टेक एनपी। वहीं पे सॉल्व करो या बुक में सॉल्व करो, इट्स योर चॉइस। बुक में करो, उधर कचरा तू तो करेगी नहीं पक्का, बुक में सॉल्व उधर तो इधर करेगी नहीं सॉल्व, तो दोनों बुक में करेगी। करो करो करो, इधर कचरा मत करो, इधर कचरा मैं कर सकता हूं, तुम मत करो। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 दोनों उड़ाओ। फर्स्ट ना 8 पॉइंट, 2-1 कर ले, सेकंड में कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 द आंसर इज 8.21%। ठीक है, प्लीज डू क्वेश्चन नंबर 2। सर क्वेश्चन नंबर 2 में फेस वैल्यू किधर दिया है? अरे सर face तुमको value जो नहीं अज्यूम है, करना है करो, तुमको जो अज्यूम करना है करो। यू कैन अज्यूम 100, यू कैन अज्यूम 1000, यू कैन अज्यूम एनीथिंग टू एनीथिंग, परसेंटेज में रखी हो जाएगा।
भैया कितना है प्रीमियम का 5% प्रीमियम 9 पॉइंट और डिस्काउंट का प्लीज चेक करो ये आ रहा है क्या? और इसका पहले वाले का ए वो नहीं, ये वाला। तुमने प्रीमियम का बोला, डिस्काउंट का बोला, व्हाट अबाउट पार? क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। इट्स डेट सेल्स एट पार इन द मार्केट, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ डेट? पहले वो बोलो। तो मग जाएगा भाई, जाएगा मार, क्या सर क्या है? हाँ, तो उसे क्वेश्चन ठीक से पढ़ने का रहता है। यही आ रहा है? किसी का कुछ अलग आ रहा है? ना आले वाला, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, पेज 68। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में फेस वैल्यू दिया नहीं है, तो मैं बोलता हूँ अज्यूम फेस वैल्यू एज 100। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कर रहा हूँ पार। इंटरेस्ट इज इक्वल टू 100 इंटू 12% इज 12 रुपीज। सो पोस्ट टैक्स अगर इंटरेस्ट निकालूंगा, इट इज हाउ मच? 12 इंटू 1 माइनस 0.35, कितना आता है ये? अच्छा इंटरेस्ट 15 है क्या? कितना आता है ये? 9.75। सो अगर पार है, if the if debentures issued at par, so net proceeds is 100 because there is no question of flotation cost. So therefore in the first case your cost of debt is interest into 1 minus t upon np into 100. This comes out as 9.75%. अब सेकेंड केस में प्रीमियम कितना है? इट इज एट अ प्रीमियम ऑफ 5%. सो यहाँ पे योर इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी विल नॉट चेंज होगा क्या? सिर्फ नेट प्रोसीड्स चेंज होंगे, बिकॉज इंटरेस्ट हमेशा एफवी पे होता है। सो योर नेट प्रोसीड्स विल बी 105, योर कॉस्ट ऑफ डेट विल बी 9.75 डिवाइड बाय 105 इंटू 100, दैट इज हाउ मच? 9.28%। ठीक है, वो मैंने लिख रहा, अभी बोर होता है पर ना, वो बात पर भूल जाता हूँ मैं। डिस्काउंट एट द रेट वो भी 5% है। सो इन दिस केस योर नेट प्रोसीड्स विल बी 95 and KD is 9.75 डिवाइड बाय 95 इंटू 100, कितना आता है वो? 10.26%। द क्वेश्चन में सबसे पहले तुमको फेस वैल्यू कुछ अज्यूम करके जाना पड़ेगा। सेफ साइड के लिए अज्यूम करो, नहीं अज्यूम किया तो भी आंसर आता है, बट ऑन द सेफर साइड अज्यूम फेस वैल्यू एंड देन गो अहेड। क्वेश्चन वो रिडीमेबल है, ठीक से पढ़। क्वेश्चन 3 में डेट रिडीमेबल है, तो फॉर्मूला चेंज होगा ना। सब है, टेंशन मत ले तू। चलो गिव द नेक्स्ट हेडिंग। ये रिडीमेबल हो गया, नाउ इरिडीमेबल हुआ, नाउ वी गो टू रिडीमेबल डेट। In fact, give the heading redeemable debt with lump sum redemption. Redeemable debt with a lump sum redemption. यहाँ पे ईयर 0 है, यहाँ पे ईयर 5 है।
मतलब एक चीज से समझना चाहिए कि ये बॉन्ड्स का टेन्योर है 5 इयर्स का। अब होता क्या है, यहां पे जो कंपनी है, कंपनी 100 रुपए का डिबेंचर्स इशू करती है, 100 रुपए फेस वैल्यू के डिबेंचर्स इशू करती है। अगेन रिन्यूएबल डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। आई एम अज्यूमिंग द कंपनी इशूज एट व्हाट, पार, पार, ठीक है। 5 साल बाद जो है ये यहां पे नेट प्रोसीड्स आपके 100 है। 5 साल बाद कंपनी बोलती है कि मैं रिडीम करूंगी एंड दिस रिडेम्पशन विल बी एट अ प्रीमियम। लेट अस से रिडेम्पशन वैल्यू, आरवी मतलब रिडेम्पशन वैल्यू, दैट रिडेम्पशन वैल्यू इज 105। 105 रुपए का क्या होगा, रिडेम्पशन वैल्यू होगा। अब यू स्टैंड इन द फुट ऑफ अ स्टेक होल्डर, यू स्टैंड इन द फुट ऑफ अ इन्वेस्टर जो यहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं इन बॉन्ड्स में। तुम आज कितना पे कर रहे हो, 100 रुपए पे कर रहे हो। लेट अस से यहां पे जो ये डिबेंचर्स का जो इंटरेस्ट रेट है, जो कूपन रेट है, लेट अस से दैट इंटरेस्ट रेट इज 10% फॉर सिंप्लिसिटी। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, हर साल तुमको 100 रुपए के ऊपर 10% का इंटरेस्ट आना चाहिए, 10 रुपए का इंटरेस्ट आना चाहिए। लेट अस से टैक्स रेट इज व्हाट, 30%। टैक्स रेट इज 30%। सो टैक्स रेट अगर है तो इंटरेस्ट तुम लोग पोस्ट टैक्स लोगे, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी। ये तुम्हारा एक्सपेक्टेशन है इंटरेस्ट का। बट नाउ दैट यू नो आफ्टर 5 years you will get a redemption premium of 105 rupees, you also expect after 5 years to get 105, हाँ कि ना। तो सबसे पहले तुम्हारा एक्सपेक्टेशन लिखो, ये तुम्हारा इंटरेस्ट है, ये तुम्हारा 1 माइनस टी है, ये अपन रिड्यूरेबल पढ़ के आए, यस और नो। प्लस you are expecting, you invested how much, 100, you are getting how much, मतलब you're expecting a gain of 5 rupees, 5 रुपए का गेन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। बट ये 5 रुपए का गेन आपको किस वजह से मिला है, ये 5 रुपीज का गेन जो आपको मिला है ये किस वजह से मिला है, वो तो ठीक है। ये 5 रुपए का गेन आपको इसलिए मिला है बिकॉज यू हैव हेल्ड ऑन टू दिस डिबेंचर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। ऐसा नहीं है कि यहां पे कोई बंदा डिबेंचर्स एट द 4th year पर्सन विल इन्वेस्ट इन डिबेंचर 100 रुपीज एंड ही विल गेट 5 रुपीज, ऐसा जरूरी, ऐसा है ही नहीं। तुमको 5 रुपए, क्या हो रहा है, 5 रुपए का प्रीमियम कंपनी इसलिए पे कर रही है बिकॉज तुमने कंपनी को 5 साल तक का पैसा दिया है। सो दैट गेन ऑफ 5 रुपीज शुड बी स्प्रेड ओवर द टेन्योर ऑफ द डिबेंचर्स। अच्छा, वो गेन कितना है, क्या होशियार लोग, इट इज आरवी माइनस एनपी, रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स, बट दिस इज ओवर द टेन्योर ऑफ डिबेंचर्स, दैट इज एन, 5 साल। अब ये हो गया तुम्हारा न्यूमरेटर। न्यूमरेटर इज ऑलवेज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द, हटना, न्यूमरेटर में आप हमेशा क्या लोगे, एक्सपेक्टेशन। इररिड्यूरेबल में एक्सपेक्टेशन क्या था, इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टी, वहां पे आरवी कुछ नहीं था, यहां पे आरवी और एनपी का डिफरेंस जो है ये भी आपका एक्सपेक्टेशन रहेगा। दैट आई विल नाउ डिवाइड। अब डिवाइड किससे करना है ये समझ लो, रुक जा। कंपनी को यहां पे 100 रुपीज मिले, ठीक है। अब वो कंपनी अपने बिजनेस में लगाएगी। अगर कोई भी कंपनी आपको रिडेम्पशन पे प्रीमियम दे रही है, कंपनी इज देयर टू डू बिजनेस, वो अपने जेब से प्रीमियम देगी नहीं। वो जो 100 रुपए आपके प्रोजेक्ट्स में लगाए हुए थे उससे जो कंपनी ने कमाया है उसका कुछ पोर्शन कंपनी आपको देती है इन द फॉर्म ऑफ रिडेम्पशन प्रीमियम। सो ऑन एन एवरेज अगर मैं पकड़ू, कंपनी के पास स्टार्टिंग में 100 रुपए था एंड कंपनी इज नाउ गोइंग टू पे यू 105, मतलब ऑन एन एवरेज कंपनी हैज यूज्ड योर मनी आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2। ऑन एन एवरेज कंपनी हैज यूज्ड योर मनी फॉर द सम ऑफ RV is 105, NP is 100, डिवाइड बाय 2 करो, 100 प्लस 105 डिवाइड बाय 2। ऑन एन एवरेज हर साल कंपनी हैज यूज्ड 102.5 ऑफ योर रुपी। तो ये बनता है आपका कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट का फॉर्मूला, KD इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी प्लस RV माइनस NP डिवाइड बाय N, द होल थिंग डिवाइड बाय द एवरेज ऑफ रिडेम्पशन वैल्यू एंड नेट प्रोसीड्स। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी तुमको एग्जाम में डेरिवेशन पूछेगा नहीं या इसका लॉजिक लिख पूछेगा नहीं, बट इसका ये मतलब नहीं कि तुम रट के जाओगे।
और ये फॉर्मूला तभी काम करेगा अगर ये लमसम रिडेम्पशन है, मतलब एक ही बार में रिडेम्पशन हो रहा है। बस इतना ही फॉर्मूला है। दो नई चीजें आई यहां पे, एक नई चीज आई है इनफैक्ट, आरवी, इट इज रिडेम्पशन वैल्यू। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ, ये इतना ही है, इतना ही है, आगे कुछ फॉर्मूलाज नहीं है। कुछ फॉर्मूला ऐसा अतरंगी नहीं, एक एक क्यूट क्यूट फॉर्मूला है आगे। तो बस ना, कितना लिखा है, मैं तुमको बताता हूँ। ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला, ये मेरे को मालूम है तुम इसका लॉजिक कल भूल जाओगे 100%। अरे मैं भी भूला था, बट अभी नहीं भूल सकता बिकॉज अभी सिखाना पड़ता है। एज अ स्टूडेंट इट इज वेरी कन्वीनियंट फॉर मी टू हटना रट हो गया, बट एज अ प्रोफेसर नहीं कर सकता। ये जगह जो तुमको दिया था वो ये कचरा लिखने के लिए दिया था जो तुमने नोटबुक में लिखा है, ठीक है, वो ऐसा फॉर्मेटिंग मिस्टेक नहीं है, वो जगह छोड़ा था जानबूझ के। अब सुनो, ये जो आरवी है, ये रिडेम्पशन या तो पार पे हो सकता है, या तो प्रीमियम पे हो सकता है, या तो डिस्काउंट पे हो सकता है। इशू कैन बी एट पार प्रीमियम डिस्काउंट, रिडेम्पशन कैन बी एट पार प्रीमियम डिस्काउंट। डिस्काउंट पे रिडीम करना थोड़ा रेयर है, बट हो सकता है। भाई इसलिए बोला ना, सुन ना, अगर तू 100 रुपए लगा रही है और कंपनी बोलती है मैं सिर्फ तेरे को 95 दूंगी, क्या? अब सुन लेना, यहाँ पे योर आर इंस्टीट्यूट, योर नहीं आर, सीएमए वालों को सिखा सिखा के आर की आदत लग गई है। योर फिर से यार आ रहा है। अपना इंस्टीट्यूट ना एक मस्त जगह पे माते खाता है। क्या माते खाता है मालूम है क्या? सुनो, ये जो आरवी माइनस एनपी बाई एन है ना, जो 5 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, वो 5 रुपए कंपनी एक्स्ट्रा पे कर रही है, हाँ कि ना? दैट मच दैट 5 रुपीज इज अ कॉस्ट टू कंपनी। इंटरेस्ट भी एक कॉस्ट था, ये भी एक कॉस्ट ही है। अब इनकम टैक्स जो है वो बोलता है कि अगर कंपनी डिबेंचर्स को प्रीमियम पे रिडीम करती है, तो जितना कंपनी ने रिडेम्पशन प्रीमियम भरा है ना, उसके ऊपर कंपनी टैक्स बेनिफिट ले सकती है, टैक्स सेविंग ले सकती है। इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स सेविंग ले सकती है। उसके अलावा कंपनी ये प्रीमियम पे भी क्या कर सकती है? टैक्स सेविंग ले सकती है। तो आइडियली हमको जो है ये आरवी माइनस एनपी इंटू 1 माइनस टी ये करना पड़ेगा। आइडियली द फॉर्मूला शुड बी व्हाट? इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी इंटू 1 माइनस टी डिवाइड बाय एन। हाँ, इंटू 100 वो लास्ट में टू गेट इन परसेंटेज। अब तुम्हारे मॉड्यूल में दोनों फॉर्मूलाज है, एक 1 माइनस टी के बिना, एक 1 माइनस टी। तुम्हारे पुस्तक में मैंने जानबूझ कर डाले। देखो, इफ द डिस्काउंट ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन आर टैक्स डिडक्टेबल, सी एक ही चीज आएगी, वो आरवी माइनस एनपी का जो फॉर्मूला है, ये आरवी माइनस एनपी अगर पॉजिटिव आया तो कंपनी उसका बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं, मतलब कंपनी हैज पेड मोर। इफ आरवी माइनस एनपी इज पॉजिटिव इट मींस कंपनी हैज पेड मोर। ये दो सिचुएशंस में आ सकता है। एक सिचुएशन जहां पे कंपनी रिडीम कर रही है एट प्रीमियम, व्हेन द कंपनी इज रिडीमिंग एट प्रीमियम इट मींस आरवी विल बी मोर देन एनपी। सेकेंड केस, कंपनी इशूज डिबेंचर्स एट डिस्काउंट, मतलब क्या? कंपनी डिस्काउंट पे डिबेंचर्स इशू करती है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में भी योर आरवी विल बी ग्रेटर देन एनपी। देखना, कंपनी ने इशू किया 100 रुपए का डिबेंचर है, कंपनी ने इशू किया 90 रुपए पे, तो एनपी इज व्हाट? 90। कंपनी इज रिडीमिंग एट पार, तो रिडेम्पशन वैल्यू इज 100, तो स्टिल आरवी इज ग्रेटर देन एनपी। तो ये आरवी ग्रेटर देन एनपी दो ही केस में आएगा, एक अगर देयर इज अ डिस्काउंट ऑन इशू और देयर इज अ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। इन बोथ द केसेस दे आर टैक्स डिडक्टेबल, मतलब वहां पे इनकम टैक्स का बेनिफिट लिया जा सकता है। तो उस केस में अपन क्या करेंगे? आरवी माइनस एनपी बाय एन को 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई करेंगे आइडियली। सेम लाइन जो इंस्टीट्यूट के बुक में है मैंने यहां पे छापा है। इन एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स में यूज एनी ऑफ द अबव फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेट विथ लॉजिकल अजम्पशन। इधर लिखा है यू कैन कैलकुलेट, मार्क्स मिलेंगे कि नहीं ये नहीं लिखा है।
आइडियली मिलने चाहिए अगर लिखा है तो। अपन सी, अगर इंस्टीट्यूट ने एक पकड़ा रहता कि ठीक है मैं सारे फॉर्मूला इससे करूंगी, तो हमने बोला था कि ठीक है हम ये करते और एक असम्पशन लिख के आएंगे। इंस्टीट्यूट इनकंसिस्टेंट, एक अटेम्प्ट में ये, एक अटेम्प्ट में एक में एक में एक में एक में, कुछ भी किधर भी उल्टा सीधा। हाँ हाँ, टाइम कितना जाएगा? सुन, एग्जाम में तेरे को सिर्फ ये निकालना नहीं है, तेरे को एग्जाम में वैक निकालना है। अगर ये बदलेगा तो ओवरऑल कॉस्ट भी बदलेगा। एवरेज एवरेज, सुनो इतना स्ट्रेस मत लो, यू कैन सॉल्व यूजिंग एनी ऑफ द टू। 100% ये अजम्पशन के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। अब व्हाट आई रिकमेंड दिस फॉर्मूला, बिकॉज इंस्टीट्यूट मेजॉरिटी अगर मैं निकालू, मेजॉरिटी ऑफ द अटेम्प्ट्स इफ आई लुक एट इट, तो इंस्टीट्यूट ने यही फॉर्मूला यूज किया है, इग्नोरिंग व्हाट 1 माइनस टी। बट नेवरदलेस अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो आपके आंसर में ये अजम्पशन रहना ही चाहिए कि in absence of information we have assumed tax shield on, we have not assumed tax shield on RV minus NP। या अगर आप ये फॉर्मूला यूज करो तो आपका assumption होना चाहिए we have assumed tax shield। अगर क्वेश्चन ने खुद बोला है ये लाइन, इफ द क्वेश्चन इज सामने से आपको ये लाइन दे रहा है कि डिस्काउंट ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और टैक्स डिडक्टेबल, तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फिर आप ये फॉर्मूला यूज करके assumption नहीं लिख सकते, ठीक है? बोला है तो ये करना नहीं था। हाँ, नहीं तो नहीं करना है, बट अगर नहीं कर रहे हो तो मुझे यहां पे अजम्पशन का एक नोट चाहिए ही चाहिए, ये आपको डालना ही है अजम्पशन का नोट, ठीक है? तो इसलिए जितने भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा आई विल ऑलवेज गिव अ अजम्पशन नीचे, आपको वो प्रैक्टिस एग्जाम में भी फॉलो करनी है। दिस इज योर डिस्कशन ऑन कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स। क्या है फॉर्मूला? इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी बाय एन डिवाइड बाय एवरेज ऑफ आरवी एंड NP, you multiply by 100 to get in percentage form। अब यहां पे भी issue can be at par premium discount, redemption can be at par premium discount as the case may be given in the question, ठीक है? यहां पे एक और कंसेप्ट लॉन्चर है, वो देख लो क्विकली। तुलसियन लिमिटेड इशूड 100 लाख रुपीज 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। तो आपका फेस वैल्यू कितना है? व्हाट इज फेस वैल्यू? तो बोलो इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी कितना होगा? इट विल बी 100 इंटू 0.12, 1 माइनस टैक्स इट इज 40% है, नीचे दिया है 7.2 है। सो योर इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी इज व्हाट? 7.2। वो चेंज होगा नहीं। रिडीमेबल एट पार, देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है? रिडीमेबल एट पार, मतलब व्हाट इज द रिडेम्पशन वैल्यू? रिडेम्पशन वैल्यू विल बी 100। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट अकॉर्डिंग टू द अप्रोक्सीमेशन मेथड। सर ये क्या है, सिखाया ही नहीं है, ये फॉर्मूला कोई अप्रोक्सीमेशन मेथड बोलते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। नहीं क्यों नहीं था? केस ए, इफ डिबेंचर्स आर इशूड एट पार विथ नो फ्लोटेशन कॉस्ट। अरे अरे अरे, एनपी बोलो कितना होगा? एनपी विल बी 100। एक काम करो, तीनों केसेस पढ़ो, सॉल्यूशन देखो, मार्क खाओगे, मेरे को एनपी बताओ हर केस में। राइट अबाउट एनपी, इशू प्राइस वगैरह नहीं, एनपी फाइनल। आरवी हर केस में 100 रहेगा। नेक्स्ट 105 कैसे रे? 95 होगा। फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस होता है इशू प्राइस में से। ये क्वेश्चन सर एक सेकंड, इन्होंने खुद ने वो फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं हटाया उसमें से। किसमें से? देखो ना सॉल्यूशन में किया तो है। 95 होगा, 97.5 आ रहा है। हाँ, कौन सा बोल रहे तू? केस बी केस सी? केस बी के ना, केस सी में 95 क्या तो आएगा। फ्लोटेशन 1% पीछे चल रहा हूँ, रुक जाओ। 104.5 नेक्स्ट का 85.5। दोनों सवाल को मिक्स मत करा। किधर है? मेरे को समझ नहीं वो क्या बोल रहा है। इट्स ओके, समटाइम्स इट हैपन। एशी दिया है रे यहाँ पे मैंने नोट, फिर क्यों लिखा है मैंने? इफ द डिबेंचर इशूड फ्यू इयर्स बैक
instead of net proceeds, CMP can be considered.